एक शाम डमरू गधा टेलीविजन पर प्रसिद्ध जासूस शर्लक होम्स अभिनीत एक फिल्म देख रहा था। इस फिल्म से वह इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भी जासूस बनने का फैसला कर लिया। डमरू बाजार गया और एक लंबा ओवरकोट और एक टोपी खरीदी, जो शर्लक होम्स द्वारा पहनी गई टोपी के समान थी। उन्होंने एक सुंदर बेंत और एक आवर्धक लेंस भी खरीदा। उसने दर्पण में देखा और अपने आप से कहा, मैं अब एक आदर्श जासूस जैसा दिखता हूँ। डमरू बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वह हैरान था। डमरू मसाला पाउडर बेचने वाली एक दुकान के पास से गुजरा। गंध से उसे छींक आने की इच्छा हुई। ठीक उसी समय एक चोर चोरी के कुछ आभूषण लेकर भाग रहा था। जैसे ही डमरू ने जोर से छींक मारी, उसकी छड़ी गलती से चोर को लग गई और वह दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर गया। भीड़ ने चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में डमरू आश्चर्यचकित रह गया, फिर भी वह तुरंत हरकत में आ गया। दोस्तों, कृपया कानून को अपने हाथ में न लें। चोर को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे पुलिस को फोन करने दो और उन्हें बताने दो कि मैंने योजना के अनुसार चोर को पकड़ लिया है, डमरू ने शांत भाव से कहा। भीड़ आश्चर्यचकित होकर डमरू को देखने लगी। तुम्हें चोरी के बारे में पता था, डमरू? मोंटी जैकल ने पूछा। मुझे मत बुलाओ, डमरू। मुझे डिटेक्टिव डमरू 008 बुलाओ। मुझे पता था कि उस दुकान में चोरी होने वाली है, इसलिए मैं चोर को पकड़ने के लिए यहाँ खड़ा था, डमरू ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा। बहुत खूब। बढ़िया काम, जासूस डमरू, दीना हिरन ने प्रशंसा करते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी होने वाली है? मुझे ऐसी जानकारी, डमरू ने कहा। डमरू से सभी बहुत प्रभावित हुए। कई लोग अपनी समस्याओं को हल करने में मदद के अनुरोध के साथ उनके पास आए। डमरू ने उन सभी को अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। डमरू का कार्यालय एक शेड था जिसके बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, विश्व प्रसिद्ध जासूस डमरू 008। इसमें ओवरकोट और टोपी पहने डमरू की एक शानदार तस्वीर भी थी, जिसके हाथ में एक आवर्धक कांच था। ग्राहकों की बाढ़ को प्रबंधित करने के लिए डमरू ने जंपी बंदर और मीकू माउस को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया। वे दोनों बुद्धिमान थे और इसलिए जानवरों की समस्याओं को आसानी से हल करने में सक्षम थे। डमरू ने केवल उनकी निगरानी का दिखावा किया। धीरे धीरे डमरू प्रसिद्ध हो गया। उसने चंपकवन में यह बात फैला दी थी कि उसके मुखबिरों को होने वाली किसी भी चोरी के बारे में पहले से पता चल जाएगा और वे उसके अनुसार उसे सूचित कर देंगे। अतः तुरंत सारी चोरियां रुक गईं। जानवरों को राहत मिली, लेकिन सभी चोरों को चिंता होने लगी। एक रात देर रात लैप्टूसियार, बैडी लोमड़ी और कुछ अन्य चोर स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। चोरी की योजना बनाए बिना हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? लप्टू ने पूछा। अगर हम चोरी की योजना बनाते हैं, तो जासूस डमरू के मुखबिरों को इसके बारे में पता चल जाएगा, बैडी ने कहा। तभी उसके मन में एक विचार आया, आइए हम अपनी अगली चोरी की योजना न बनाएं। आइए तुरंत चंपकवन बैंक लूटने चलें। इस तरह डमरू तैयार नहीं होगा, उन्होंने कहा। सभी चोर योजना से सहमत हो गए। उस रात डमरू की तबीयत खराब थी। वह दवा खरीदने के लिए फार्मेसी जा रहा था। जैसे ही वह चंपकवन तट से आगे बढ़ रहा था, वह चलने में बहुत थक गया। इसलिए वह रुका और मदद के लिए अपने दोस्त ब्लैकी बियर को बुलाया। ब्लैकी एक पुलिस अधिकारी था। जब डमरू ने फोन किया तो वह अपनी सामान्य रात्रि गश्त पर था। हेलो ब्लैकी, क्या आप अभी बैंक आ सकते हैं? मुझे किसी चीज में मदद चाहिए। क्या कांस्टेबल आपके साथ हैं? हाँ,
उन्हें भी ले आओ, डमरू ने कहा। बैंक में सेंध लगा रहे चोरों ने डमरू की आवाज सुन ली। यह समझकर कि वह पुलिस को सचेत कर रहा है, चोर भाग गए। जब वे भाग रहे थे तो उनका सामना ब्लैकी और उसके सिपाहियों से हो गया, जिन्होंने तुरंत उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। सुबह होते होते यह खबर चंपकवन में चारों ओर फैल गई कि कैसे डमरू ने अस्वस्थ होने के बावजूद चोरों को पकड़ने में मदद की। सभी कोड़ोट वह जंगल की बात थी। चोरों का एक और गिरोह था जो चंपकवन के बाहरी इलाके में रहता था। गिरोह के मुखिया हीरू लकड़बग्घा ने राजा शेरसिंह सिंह के शाही खजाने से चोरी करने की योजना बनाई। मुझे डर लग रहा है, अगर जासूस डमरू को हमारी योजना के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? रोको रैकून ने पूछा। डमरू के मुखबिरों का नेटवर्क छोटा है, उसे हमारी योजना के बारे में पता नहीं चलेगा। इसके अलावा वह हमारे जैसे खतरनाक चोरों के गिरोह का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, हीरू ने कहा। उस रात हीरू और उसके गिरोह ने महल में घुसकर खजाना लूट लिया। अगली सुबह जब राजा शेरसिंह को डकैती का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत डमरू को बुलाया। आपको सभी चोरियों की जानकारी पहले ही मिल जाती है। आपने चोरों को मेरे खजाने से चोरी करने से क्यों नहीं रोका? राजा शेरसिंह गरजे। डमरू घबरा गया। वह राजा शेरसिंह को यह नहीं बता सका कि वह मुखबिरों से सूचना प्राप्त करने का झांसा दे रहा था। तो उसने एक और झूठ गढ़ा। महाराज, यह सच है कि मेरे मुखबिर मुझे सभी चोरियों के बारे में पहले ही सचेत कर देते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि चोरों का गिरोह चंपकवन का नहीं है। वे सुंदरवन के पड़ोसी जंगल से आए होंगे, जहां मेरे पास अभी तक मुखबिरों का कोई नेटवर्क नहीं है, डमरू ने गंभीरता से कहा। आपके पास चोरों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए 2 दिन हैं। मैं आपकी सहायता के लिए 4 सैनिक भेजूंगा, राजा शेरसिंह ने कहा। जैसा आप कहें, महाराज, डमरू ने कहा और घर वापस चला गया। डमरू जानता था कि यदि उसने चोरों को नहीं पकड़ा तो उसे राजा शेरसिंह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर चोरों को पकड़ने की उनमें हिम्मत नहीं थी। अब मुझे एहसास हुआ कि जासूस बनना आसान नहीं है, डमरू ने सोचा। शायद मुझे चंपकवन से भाग जाना चाहिए। डमरू ने अपने घर से बाहर देखा तो राजा शेरसिंह के सैनिक बाहर खड़े थे। मैं भी भाग नहीं पाऊंगा, अब क्या करूं? वह दुखी होकर आश्चर्यचकित हुआ। हर गुजरते पल के साथ डमरू की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसी बीच हीरू को राजा शेरसिंह के डमरू के आदेश के बारे में पता चला। क्या डमरू हमें 2 दिन में पकड़ सकता है? क्या वह सचमुच इतना चतुर है? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि डमरू क्या कर रहा है, हीरू ने सोचा। लगभग आधी रात को हीरू चुपचाप डमरू के घर पहुंच गया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया जहां से वह डमरू के घर को देख सकता था। हीरू ने डमरू को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कह रहा हो। आपने खुद को गहरे संकट में डाल लिया है। सैनिक तुम्हें अवश्य पकड़ लेंगे और तुम्हारा सिर काट डालेंगे। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, बेहतर होगा कि आप अभी कबूल कर लें, डमरू ने कहा। हीरू घबरा गई। अरे नहीं, डमरू ने मुझे देख लिया, इसलिए वह मुझे धमकी दे रहा है। बेहतर होगा कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं। मैं सिर कटवाना नहीं चाहता, हीरू ने सोचा। हीरू क्षमा मांगने के लिए डमरू के पास दौड़ा। कृपया सैनिकों को मेरा सिर काटने के लिए मजबूर न करें। मैं वह सारा कीमती सामान लौटा दूंगा जो मैंने राजकोष से चुराया है। हीरू ने विनती की। डमरू को आश्चर्य हुआ। मैं अपने आप से राजा शेरसिंह के सामने यह स्वीकार करने के बारे में बात कर रहा था कि मैं वास्तव में जासूस नहीं हूं, लेकिन चोर को लगा कि मैं उससे बात कर रहा हूं।
वह सोचने लगा। लेकिन डमरू ने ऐसा दिखावा किया कि उसने सचमुच हीरू से बात की है। ठीक है, चूंकि आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए मैं राजा शेर सिंह से बात करूंगा और उनसे आपको कम सजा देने के लिए कहूंगा, डमरू ने आश्वासन दिया। हीरू इस बात के लिए आभारी था कि उसका सिर कटने से बच गया। उसने उस स्थान का भी खुलासा कर दिया जहां अन्य चोर छिपे हुए थे। डमरू ने सैनिकों को सूचित किया जिन्होंने फिर हीरू और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। राजा शेर सिंह ने डमरू को बधाई दी। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक उत्कृष्ट जासूस हो, राजा शेर सिंह ने कहा। मैं तुम्हें अपने राज्य का आधिकारिक जासूस बनाकर सम्मानित करना चाहता हूँ। डमरू हैरान रह गया। अरे नहीं! ऐसा लगता है कि इस बार मुझे सचमुच चंपकवन से भागने की योजना बनानी पड़ेगी, उसने सोचा। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।